अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। आज हमारा बड़ा ही अहम टॉपिक है डाटा डिक्शनरी जो है। ये पेज नंबर 50 के राउंड अबाउट आपकी बुक के ऊपर होगा और इसमें हम पहला पैराग्राफ जो है उससे स्टार्ट करते हैं ताकि हम डेफिनेशन पहले कवर कर लें। डेफिनेशन कवर करने के लिए हमें पहली 2 लाइनें और आखिर पे एक लाइन जो है उसको कवर करना पड़ेगा। तो पढ़ लेता हूँ मैं जो है ताकि आपको समझ आ जाए कि डाटा डिक्शनरी की डेफिनेशन हमने क्या करनी है, कितनी करनी है और इसका मतलब क्या होता है। Data dictionary is a repository of information that describes the logical structure of the database. डाटा डिक्शनरी जो है वो आपका लॉजिकल जो स्ट्रक्चर है ना उसको डिफाइन करती है। ये लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में इसने आगे बताया हुआ है। इट कंसिस्ट रिकॉर्ड टाइप्स, कि आप जो डाटा स्टोर कर रहे हैं उनकी टाइप क्या है, यानी जिसे हम रिकॉर्ड कहते हैं उसकी टाइप क्या है। आगे डाटा आइटम टाइप्स हैं, जो डाटा उसमें स्टोर हो रही हैं, डाटा आइटम जो स्टोर हो रही हैं उनकी टाइप जो है वो क्या है, और डाटा एग्रीगेट्स जो है वो क्या है। ये कुछ पॉइंट्स उसने यहाँ पे बताए हुए हैं, आगे जाकर कुछ पॉइंट्स आपको और भी बता देगा वो जो है कि इसमें हमने क्या कुछ और देखना होता है। लाइक अगर आप आखिरी लाइन को देखें तो उसमें लिखा हुआ है डाटा डिक्शनरी कंटेन्स मेटाडाटा, कि आपका डाटा डिक्शनरी जो है उसके अंदर मेटाडाटा होता है। और मेटाडाटा के ऊपर मैंने अलग से एक पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है तो आप उसको जाकर पढ़ लें। वैसे उसने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि मेटाडाटा जो होता है इज द डाटा अबाउट डाटा स्टोर्ड इन द डाटाबेस वे, कि डाटा अबाउट डाटा जो होता है उसको हम मेटा डाटा बोलते हैं। यानी आपका जो डाटा स्टोर हो रहा है, लाइक आपका अगर नेम स्टोर हो रहा है डाटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर जो है, तो वो नेम की टाइप क्या होगी, हमें पता है कि उसकी टाइप अल्फ़ाबेटिक होगी। उसका साइज़ क्या होगा, यानी उसके अंदर आपने मैक्सिमम साइज़ क्या रखना है, जो नेम का होगा उससे बड़ा साइज़ फिर नहीं आ सकेगा। इसी तरह अगर हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स हमारे जो है वो उसकी टाइप नंबर होगी, उसकी जो रेंज होगी वो 0 से 100 तक होगी, और उसके अंदर जो वैल्यूज सारी आएंगी वो नंबर्स की फॉर्म में आएंगी, और डेफिनेशन में हम बता देंगे कि इसके अंदर सिर्फ मार्क्स स्टोर होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेटा डाटा कहलाती हैं। तो डाटा डिक्शनरी के अंदर मेनली मेटा डाटा होता है, आपका डाटा अबाउट डाटा होता है। अब यूजेस हम देख लेते हैं कि यूजेस क्या है डाटा डिक्शनरी की जो है। पहला यूज अगर देखें तो इन्फॉर्मेशन अबाउट डाटा जो है वही जो भी हमने बात की है कि इट इज़ यूज टू कलेक्ट एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट डाटा, यानी आपके डाटा के बारे में जो डाटा है या इन्फॉर्मेशन है उसको ये स्टोर करता है इन अ सेंट्रल लोकेशन, यानी किसी एक मेन लोकेशन के अंदर स्टोर कर लेता है ताकि जब भी डाटाबेस को कहीं से भी यूज़र एक्सेस कर सके करें तो उसको फिर जो है ना वो ये वाली चीज़ें मिल जाया करें। ये जो हमने डिफ़ाइन की हुई डाटा के बारे में वो सारी इसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाया करें। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू गेट कंट्रोल ओवर डाटा एज अ रिसोर्स जो है। तो डाटा को एज अ रिसोर्स यूज़ करने के लिए फिर हम जो है जो हमें जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है और डाटा डिक्शनरी ही प्रोवाइड करती है। पहली लाइन में बता इसके बारे में बता दिया हुआ है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट डाटा जो है वो क्या होती है, कि डाटा अबाउट डाटा या जिसे हम मेटा डाटा बोलते हैं वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन अबाउट डाटा होता है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कम्युनिकेशन विद यूज़र जो है, कि आपकी जो डाटा डिक्शनरी है वो इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि आप यूज़र के साथ कम्युनिकेट कर सकें कि ये जो हमने डाटा अबाउट डाटा स्टोर किया हुआ है इसका मतलब क्या है, आप इस डाटा के अंदर किस तरह की चीज़ें स्टोर कर सकती हैं। जैसे अगर आप देखें उसने लिखा हुआ है इट प्रोवाइड्स ग्रेट हेल्प इन कम्युनिकेशन एज इफ स्टोर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ डाटा आइटम जो है, कि ये डाटा आइटम जो आप स्टोर कर रहे हैं उसके बारे में जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है कि उसकी टाइप क्या है, उसका साइज़ क्या होगा, उसकी रेंज क्या होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने यूज़र तक कम्युनिकेट भी करनी होती है। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन से स्टोर की होती है ना ये फिर अपने यूज़र के साथ वो कम्युनिकेट करती है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर यूज़र को पता होता है कि हमने डाटा किस तरह का इसके अंदर जो है स्टोर करना है। यानी मार्क्स के अंदर हमने मार्क्स स्टोर करने हैं, नेम के अंदर हमने नेम स्टोर करना है। एंड एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ईच आइटम शुड बी स्टोर्ड इन डाटा डिक्शनरी दैट कैन बी यूज इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो हम अगर जो है डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं, उसका साइज़ चेंज करना चाह रहे हैं, उसको अपडेट करना चाह रहे हैं, तो जब हमारे पास पहले से डेफिनेशन होगी तो फिर हमें ये सारे काम करने में आसानी हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है हमारे पास रिकॉर्ड ऑफ चेंज इन डाटाबेस स्ट्रक्चर। आपके डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर है अगर उसमें कुछ चेंजिंग आती है, डाटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, टेबल का स्ट्रक्चर, ये टेबल में आपने जो कॉलम बनाए हुए हैं, जो उसके ऊपर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स लगाई हुई हैं, ये सारा टेबल का स्ट्रक्चर है। तो उसमें अगर कोई चेंज आता है तो किसने चेंज किया था, कब चेंज किया था, क्यों चेंज किया था, किस लिए चेंज किया था, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना ये भी आपकी डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होती है। इट कीप्स ट्रैक ऑफ चेंजेस to the database structure. The change such as creation of new data items or modification of data items description should be recorded in data dictionary जो है, कि अगर आप कोई नई डाटा आइटम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, कोई नया कॉलम बना रहे हैं, जो आपके पास पहले से कॉलम था उसको आप चेंज कर रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना
ये डाटा डिक्शनरी में स्टोर होनी चाहिए ताकि हमें पता हो किस यूज़र ने किस टाइम के ऊपर किस टेबल में जाके क्या चेंज किया था, ताकि कल को कोई मसला हो तो फिर हम उस यूज़र को पकड़ सकेंगे। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन सारी इसके अंदर स्टोर होगी। अगला पॉइंट है हमारे पास डिटर्मिनिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंज, कि जो चेंज किया जा रहा है इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे होगा। हमें पता है कि हमारे पास टेबल जो होती हैं या जो हमारे पास डाटा स्टोर होता है वो एक दूसरे से लिंक होता है। एक चीज़ को अगर हम चेंज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है दूसरी चीज़ पे हो सकता है। तो यही बात उसने यहाँ पे की हुई है। डाटा डिक्शनरी रिकॉर्ड्स ईच आइटम एंड इट्स रिलेशनशिप। चूँकि डाटा की डिक्शनरी के अंदर जो है हर एक आइटम यानी हर एक टेबल और उसका दूसरे टेबल के साथ जो रिलेशनशिप है उसको भी स्टोर करते हैं। तो DPA कैन सी द इफेक्ट्स ऑफ अ चेंज। तो इसी से फिर हमें क्या फ़ायदा होगा कि जब डाटाबेस के स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंजिंग आएगी तो हमें फिर उसके रिलेशनशिप से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे और कितना आएगा। इस चीज़ को भी जो है ना फिर आपकी डाटा डिक्शनरी जो है वो मेंटेन करती है। अगला पॉइंट है हमारे पास रिकॉर्डिंग एक्सेस कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो है। डाटा डिक्शनरी स्टोर्स ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट ऑथोराइज यूजर्स। जो जो यूज़र हमने ऑथोराइज किए हैं, जिनको हमने यूज़र नेम पासवर्ड दिया हुआ है या फिंगर स्कैन हमने उनकी की हुई है, उन सब की इन्फॉर्मेशन अपने पास स्टोर करेगी। इससे फ़ायदा क्या होगा हमें जो है, इट आल्सो कंटेन्स द टाइप्स ऑफ एक्सेस फॉर ऑल यूज़र्स। हमें फिर ये पता होगा कि जब ये यूज़र लॉगिन होगा तो हमने उसको फिर किस तरह की एक्सेस देनी है। वो सारे डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, वो कुछ टेबल्स को एक्सेस कर सकता है, वो कुछ टेबल का सिर्फ एक हिस्सा एक्सेस कर सकता है, या वो कोई टेबल भी एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ डाटा एंटर कर सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो फिर हम एक्सेस कंट्रोल के ज़रिए से मैनेज करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपकी डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होती है। और ऑडिट इन्फॉर्मेशन, जब हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली, किस यूज़र को कौन से राइट्स दिए हुए हैं, कौन सा यूज़र जो है वो जाके डाटा के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, कब चेंज कर रहा है, तो इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हम फिर जब बाद में ऑडिट करेंगे, जब दोबारा रीचेक करेंगे चीज़ों को, इश्यूज़ जो आएंगे उनको रीचेक करेंगे, तो फिर हमें पता होगा कि ये इशू या ये मसला जो है वो किस यूज़र की वजह से आया, या किस यूज़र ने क्रिएट किया है। तो यही बात उसने अंदर की हुई है। इट कैन आल्सो कीप रिकॉर्ड ऑफ ईच एक्सेस टू द डाटाबेस। जब भी कोई बंदा एक्सेस करेगा डाटाबेस को, उसका रिकॉर्ड अपने पास जो है वो डाटा डिक्शनरी स्टोर करेगी। दिस इंफॉर्मेशन कैन लेटर बी यूज फॉर ऑडिट प्रोसेस। और जब हम बाद में देखेंगे कि ये मसला या ये इशू किस वजह से आया है, कौन सा यूज़र उस टाइम लॉगिन हुआ था, किसने जाके ये काम ख़राब किया है, तो ये वाली जब हम ऑडिट करेंगे इस तरह का जो है, तो फिर जो है वो आपकी डाटा डिक्शनरी हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी और हम फिर ऑडिट अपना आसानी से कर सकेंगे। आगे उसने बताया हुआ कि दो टाइप्स होती हैं हमारे पास डाटा डिक्शनरी की जो है, इंटीग्रेटेड और फ्री स्टैंडिंग। इंटीग्रेटेड से मुराद क्या है कि DBMS के अंदर ही अवेलेबल है, उसके साथ ही हमारे पास जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। और फ्री स्टैंडिंग से मुराद क्या है कि हमें DBMS के अलावा अलग से जो है वो डाटा डिक्शनरी जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो पहले पढ़ लेते हैं हम जो है कि इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी से क्या मुराद है। पहली लाइन में उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ डाटा डिक्शनरी दैट इज पार्ट ऑफ DBMS इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी। जो DBMS के साथ ही हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी उसको फिर हम कहेंगे कि वो इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी है। डेफिनेशन यहाँ तक ही काफ़ी है। दो इसकी टाइप्स हैं, एक्टिव डाटा डिक्शनरी और पैसिव डाटा डिक्शनरी। एक्टिव से मुराद है कि जब भी आप कोई काम करेंगे तो वो उसको रिकॉर्ड करे तो वो एक्टिव डाटा डिक्शनरी कहलाएगी। मिसाल के तौर पर उसने लिखा हुआ है, द इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी इज कॉल्ड एक्टिव इफ इट इज चेक्ड बाय DBMS एवरी टाइम अ डाटाबेस इज एक्सेस्ड। जब भी डाटाबेस को कोई भी यूज़र एक्सेस करे तो वो उसको रिकॉर्ड कर ले, उसका डाटा अपने पास स्टोर कर ले कि किस यूज़र ने किस टाइम पे डाटाबेस के अंदर आके क्या काम किया था, तो वो फिर जो डाटा डिक्शनरी होगी उसको फिर हम कहेंगे कि वो एक्टिव डाटा डिक्शनरी है। तो ये आगे उसने बताया हुआ है कि ये जो है डेफिनेशन यहाँ तक ही काफ़ी है। आगे उसने थोड़ी डिटेल बता दी हुई है। इट इज़ ऑलवेज कंसिस्टेंट विद एक्चुअल डाटाबेस स्ट्रक्चर, कि ये आपकी जो है वो डाटाबेस स्ट्रक्चर के साथ कंसिस्टेंट रहती है। और इट इज़ ऑटोमेटिकली मेंटेन बाय द सिस्टम, और ये सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली इसको मेंटेन कर रहा होता है। तो इसके रिवर्स में सारा पैसिव का काम आ जाएगा। तो पैसिव डाटा डिक्शनरी क्या होगी हमारे पास जो है, द इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी इज कॉल्ड पैसिव इफ इट इज नॉट यूज्ड इन डे टू डे डाटाबेस प्रोसेसिंग। यानी वो डाटाबेस प्रोसेसिंग की तमाम ट्रांजेक्शन के अंदर, तमाम एक्सेस के अंदर यूज़ ना हो रही हो, बल्कि वो कभी कभी यूज़ हो। किस तरह से कभी कभी यूज़ हो कि जब हमने डाटाबेस का बैकअप रखा है तो फिर वो यूज़ हो जाए, डाटाबेस की रिकवरी की है तो फिर यूज़ हो जाए। तो इस तरह के कामों के लिए जो हमारी डाटा डिक्शनरी यूज़ होगी उसको फिर हम कहेंगे वो पैसिव है, क्योंकि उसने हर एक एक्सेस को कंट्रोल या रिकॉर्ड नहीं करना, बल्कि जो सिर्फ मखसूस काम है सिर्फ उसको रिकॉर्ड करना अपने पास जो है, तो इसलिए फिर हम उससे कहेंगे वो पैसिव डाटा डिक्शनरी है और वो तमाम एक्सेस के अंदर फिर यूज़ भी नहीं होगी। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी की दो टाइप्स थी। दूसरी हमारे पास फिर आ जाती है फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी जो है। डेफिनेशन पहली लाइन में लिखी हुई है, अ डाटा डिक्शनरी दैट इज अवेलेबल विदाउट अ पर्टिकुलर DBMS इज कॉल्ड फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी। यानी बगैर किसी DBMS के अलग से अवेलेबल है हमारे पास, जो हम उसको अलग से इंस्टॉल भी कर सकते हैं
वो किसी DBMS के साथ इंटीग्रेट नहीं होकर में मिली हुई, तो उसको फिर हम कह देंगे कि वो हमारे पास फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी है। काम इसके वही है, सिर्फ ये है कि जब आप DBMS इंस्टॉल करें और साथ ही डाटा डिक्शनरी इंस्टॉल हो जाए तो वो हमारे पास इंटीग्रेटेड है। और अगर हम DBMS इंस्टॉल करें और हमें अलग से एक डाटा डिक्शनरी इंस्टॉल करनी पड़े तो वो फिर हमारी फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी है। तो काम अलबत्ता इसके सारे वही हैं जो हमने पहले पढ़े हैं, वही फंक्शन है सारे इसके जो हैं, यूजेस सारे इसके वही हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि डाटा डिक्शनरी क्या होती है। बड़ा अहम टॉपिक है, आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा और इसके सारे पॉइंट्स को फिर जो है वो आप कवर करके याद कर लीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम अपनी अगले टॉपिक्स के ऊपर जो है बात करेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।